मौसम बदले तो हम अकॉर्डिंगली अपने घर को और खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। सर्दी हो तो हीटर लगाकर सारा घर कोजी और गर्म कपड़े पहनकर खुद को वार्म कर लेते हैं। गर्मी में एसी, कूलर या फिर नहाकर गर्मी का तोड़ कर लेते हैं। बट आई थिंक बरसात में घर को और खुद को भी ज़रूरत से ज़्यादा अडेप्टेटिव बनाने के लिए एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, बिकॉज बरसात इज सच अ सेंसिटिव वेदर टू हैंडल। सो लेट्स सी हाउ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू मेनिया ATF। भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। जी, तो बरसात को गुनगुना कर इंजॉय करने के साथ साथ 24 आवर्स में जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है वहाँ चलते हैं। जी हाँ, किचन में। जैसे ये अदरक बरसात में बहुत जल्दी गल सकता है, तो बेहतर है कि इसको पील करके फ्रिज में रख लिया जाए या फ्रीज़र में डाइस करके रख लिए जाएँ और इसके छिलके डिस्कार्ड ना किए जाएँ, बल्कि उनको ड्राई रोस्ट करके अदरक वाली चाय या काढ़ा बनाने के लिए पत्ती में डालकर रखे जा सकते हैं, ताकि बरसात में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह से बचा जाए। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसी तरह लहसुन को भी छील कर रखें, वरना वो भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है या गल जाता है। तो इन दोनों की पेस्ट बनाकर अगर रखी जाए, 1 हफ्ते के लिए मैं बनाकर रख लेती हूँ, लेकिन उसमें सबसे पहले नमक डाल लेती हूँ और फिर उसको मैं उसकी फाइन सी एक तो पेस्ट बन जाती है, और दूसरा ये कि है इसका जो कलर चेंज होता है ना, बरसात में ग्रीन सा हो जाता है, वो नहीं होता और ज़्यादा देर तक ये थोड़ा सा प्रिजर्व भी हो जाता है। उसके बाद शीशे के जार में डालकर मैं इसको स्टोर करती हूँ। इसके अलावा इसको डालने से के बाद जब नमक डाल लेती हूँ तो एक और चीज़ भी ऐड कर देती हूँ, जिससे इसकी लाइफ और ज़्यादा सेफ़ हो जाती है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई फंगस या कुछ भी नहीं लगता। वो ये है ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं वो कर लें। उसके बाद इस तरह के स्टील के चम्मच या मेटालिक चम्मच ना रखें, रस्ट लग सकता है। बरसात में तो बहुत जल्दी लगता है। उसके लिए प्लास्टिक के ये स्पून या वुडन भी स्पून बड़े अच्छे रह जाते हैं। तो इससे जो है बरसात में काफ़ी हद तक हमारी अदरक की पेस्ट सेफ़ हो जाती है। उसके बाद ये जो सिंक का एरिया होता है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्तन वॉश होते हैं, या ये जहाँ पर ड्रेन पाइप होता है, यहाँ पे भी बहुत जल्दी गंद एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके लिए ये ब्लैक ऑयल है, सल्फोनिक एसिड जिसको कहते हैं, पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, इतना इफेक्टिव है ये, बहुत ईजीली मिल जाता है, क्योंकि ये हमारा डिटर्जेंट बनाने के लिए एज एन इन्ग्रीडियंट भी यूज़ होता है। तो बस थोड़ा डाइल्यूट उसको मैं कर लेती हूँ और एक कोम ले लेती हूँ। इससे ये होता है कि अच्छे से सफाई हो जाती है और कोई भी जो वेस्ट सॉक्स है ना, उसको अच्छे से साफ़ करके और फिर ये वाला सोल्यूशन जो बनाया उसको अप्लाई करके ना, तो जिन एरियाज़ पर मुझे थोड़ी फंगस या काई वगैरह या थोड़ा सा जो ग्रीजी ऑयली भी हो जाता है ना, उस एरिया में भी जहाँ मैल एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब ये सिंक एरिया हम मोस्टली निगलेक्ट कर रहे होते हैं, बरसात में इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये सिंक एरिया जो होता है, ये भी हमारा ब्राउन सा या इस तरह सा गंदा हो जाता है। और फिर जो काउंटर टॉप की जो टाइल्स होती हैं ना, जैसे ये मेरी हैं, इनके अंदर ग्रूव्स ऑलरेडी, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, तो इसमें भी ना ग्रीस और ऑयल बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बस टूथब्रश की हेल्प से या फिर इसी कोम की हेल्प से ना, मैं ये सॉक्स ऊपर चढ़ाकर और अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ, एकदम क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद जब बर्तन वॉश करती हूँ ना, तो ये क्योंकि बर्तन तो आपको पता है कि 24 आवर्स में ख़त्म तो होते ही नहीं है, माशाल्लाह से चलते हुए घरों में तो बर्तन होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें ना मैं इस तरह डायरेक्ट उनको नहीं रखती उनके रैक्स के ऊपर, रादर देन इसके ये साथ मैंने बास्केट रखी हुई है। इसके अंदर इसके पानी जितना भी होता है ना, उसको ड्रेन करने के लिए नीचे एक मैंने ट्रे रखी हुई है। सारा पानी ड्रेन हो जाता है, फिर बर्तन ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राई करने से पहले ऐसे नहीं मैं ऑर्गेनाइजर्स पे रखती, बल्कि उसके ऊपर कोई भी कॉटन का या माइक्रोफाइबर क्लॉथ कोई बिछा लेती हूँ। अब तो एंटी स्किडिंग मैट्स भी आते हैं और जो बहुत अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर उनको रख कर जब वो मेक श्योर कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, फिर उनको उनकी डेजिग्नेटेड जगहों पर मैं रखती हूँ। तो बरसात में स्मेल भी नहीं होती और बर्तन हमारे डिसइंफेक्ट भी हो जाते हैं, गंदे नहीं रहते। फिर इसके फाइबर क्लॉथ को अपनी जगह पर हैंग करके रखती हूँ। अब आती है मेन प्रॉब्लम हमारी बरसात में, ये फंगस लग जाता है, और वो भी अचार के अंदर। इतनी मुश्किल से हम अचार बनाते हैं, इतनी मेहनत से बनता है, और उसके बाद अगर उसके अंदर एक चीज़ कम हो ना, तो फंगस लग जाती है। जी हाँ, वो ये है सरसों का ऑयल।
तो आप कोशिश करें कि जब भी आपने अचार डाला है, अचार उसका आम का या मिक्स सब्जियों का या किसी का भी जिसके अंदर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको उसकी 1 इंच तय ऊपर रखें ऑयल की, तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। जितने हमारे लिड्स होते हैं ये भी निगलेक्ट हुए होते हैं, तो इन जगहों पर इनके ग्रूव्स में ना फंगस सी लग जाती है। बरसात में तो फंगस उसकी दोस्ती होती है ना, कि जैसे बरसात आई और फंगस ने हर घर में जो है वो अपना डेरा डाला। तो बस इस तरह से लिड्स के अंदर ब्रश की हेल्प से मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो इजीली हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के थोड़े से जो डीप होते हैं ना, वो अच्छे से साफ़ नहीं होते, ब्रश से हाथ से भी नहीं होते। उसके लिए फिर इस तरह का जो यूज़ड है ना हमारा स्पॉन्ज, उसको मैं ले लेती हूँ। ये जो ग्रीन स्क्रबर आता है ना, यूज़ड इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट हो गया होता है इस्तेमाल होकर, बस उसको नाइफ़ की हेल्प से या किसी शार्प चीज़ की हेल्प से मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, तो फंगस ख़त्म हो जाता है। अब हमारी जो पानी की बोतलें होती हैं, वो भी पानी तो हमने कंज्यूम करना ही होता है, तो वो भी गंदी हो जाती हैं, उनके अंदर स्मेल आ जाती है। बेशक हम उनको वॉश भी करते हैं ना, लेकिन प्लास्टिक की तो ख़ास करके आप कोशिश करें अवॉइड ही करें, तो मेटालिक यूज़ किया करें या शीशे की बॉटल्स यूज़ किया करें। लेकिन जो घर में होती हैं उनको इस तरह से आपने देखा डिश वॉशिंग लिक्विड में मैंने थोड़ा सा सोडा डाला और उसको इस तरह से साफ़ कर लिया है। लेकिन अगर अंदर से ऊपर से उनकी नेक जो नैरो हैं और अंदर से साफ़ नहीं होती, थोड़ी डीप हैं, तो इस तरह से आप स्पॉन्ज पे कट लगा के उसको इस तरह रबर बैंड से सिक्योर कर लें और फिर उसको ना ब्रश की हेल्प से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर आप बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं करते तो घर में ही हम ये ज़बरदस्त सा स्पॉन्ज बना सकते हैं। तो हमारी जो डेप्थ है ना वो कवर हो जाएगी और इस तरह से जो नैरो नेक वाली बॉटल्स हैं उनको भी हम अच्छे से साफ़ कर सकेंगे। तो किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं रहने देगा बेकिंग सोडा इसके अंदर, और डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो एक अच्छी सी फ्रेगरेंस इसके अंदर रहने देगा। तो फिर हम इसको पानी के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले ना जब आप इसको ड्राई कर लें और उसको इन्वर्ट करके इस तरह का ऑर्गेनाइज़र है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप एटलीस्ट बास्केट के अंदर इनको इन्वर्ट करके रख दें ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं। और थोड़ी देर के लिए अगर आप धूप भी लगवा देंगे तो और भी बेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल जर्म्स किल हो जाएंगे। इसी सोल्यूशन को लेते हैं, हमारी एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। वो ये कि इस तरह के डिस्पेंसर वाले जो वाइपर्स होते हैं ना, यही वाला जो क्लीनर मैंने बनाया है ना, इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। सॉक्स इसके ऊपर मैं ऐसे ही चढ़ा लूँगी और जितनी भी हमारी कैबिनेट्स के ऊपर ग्रीस लग जाती है ना, बहुत अजीब सा गंद हाथ लगने की वजह से हो जाता है एक्यूमुलेट, तो बस इसी से वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद कॉकरोचेस की प्रॉब्लम तो होती है, जितने सोल्यूशन निकालो उतने कम है। एक और था, मैंने कहा ये भी शेयर कर दूँ, तो ये जो हमारे ड्रेन पाइप्स होते हैं ना, मोस्टली कॉकरोचेस का आना यहीं से होता है। तो 2 प्याज ले लेती हूँ, कट लगा लेती हूँ दरमियान से और इस तरह से पहले विनेगर ऊपर डाल लेती हूँ, शावर कर लेती हूँ सिंक के अंदर और फिर इस प्याज के साथ ना अच्छे से सारे सिंक को रब कर देती हूँ। ना विनेगर की स्मेल उनको भाती है और ना ही प्याज की। प्याज के अंदर सल्फ़र होता है, बिल्कुल पसंद नहीं उनको आता। तो रब करके किचन वाइंड अप करके तो मैं कॉकरोचेस को ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद हमारी जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ना, ये भी ख़ासकर बरसात में बहुत ज़्यादा इनमें भी फंगस लग सकती है अगर हम इनको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते। तो ये कितने गंदे हुए हैं। गर्म पानी ल्यूक वार्म सा ले लेना है, सोडा और सैनिटाइज़र डाल लेना है और थोड़ा सा कोई भी शैम्पू डाल लेना है और थोड़ा सा विनेगर डाल लेना है। फिर इनको हमने डिप कर देना है, क्योंकि अगर ये साफ़ नहीं होंगे, हम स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो स्किन हमारी जो है वो एक्नी प्रोन हो सकती है और वैसे भी बरसात में स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हुई होती है, तो इनका साफ़ होना मस्ट है। तो बस इस तरह से रिंस कर लिया और ये हमारे ब्लेंडर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आ जाते हैं बाथरूम की तरफ। मुझे सबने पूछा कि आप कमोड को कैसे साफ़ रखते हैं कि हमारी स्मेल ना हो उसमें और अच्छे से क्लीन भी हो जाए। तो कोई भी कोला ले लें आप, और कोला के अंदर, क्योंकि ये ना पीने के लिए तो बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन वैसे हम इसको क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। सोडा डाल लिया, लेमन डाल लिया, थोड़ा सा शैम्पू डाल लिया, बस ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इनको अच्छा सा मिक्स दे के ना एक शार बॉटल में या इस तरह का सुराख करके बॉटल में डाल लें और अप्लाई कर दें कमोड के अंदर चारों तरफ और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद उसके अंदर आप ब्रश करेंगे और उसको ड्रेन करेंगे ना, तो इतना अच्छा सा ये साफ़ हो जाता है ना कि कोला अपना मैजिक कर देगा। पीना बिल्कुल नहीं है, आपने इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ करना है। इस तरह ये वॉशरूम में काई भी लग जाती है ना, ख़ासकर नॉर्दर्न एरियाज़ के वॉशरूम में तो बहुत जल्दी इस तरह से काई लग जाती है और साफ़ नहीं होती और टाइल्स भी गंदी होती हैं और स्केल्स और वाटर के जो हार्ड वाटर के स्टेन्स होते हैं बहुत सख्त होते हैं। उसके लिए ये आप हार्पिक ले लें और इसी कोला के अंदर डाल दें बस आप, और उसको अप्लाई कर दें इस सारे काई शुदा वाशरूम के ऊपर। इसको पर्पसली इस तरह गंदा रखा गया है ताकि आपको प्रॉपर क्लीनिंग का पता चल सके। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के बारे में कॉन्शियस हूँ। वॉशरूम हो गया, किचन हो गया, तो बस इस तरह से ये देखें इसको अप्लाई किया। अब ये जो शावर होता है ना हमारा, ये भी समटाइम्स निगलेक्ट हो जाता है और इसको रस्ट भी लग जाता है, फंगस भी लग सकती है, काई भी लग सकती है। इसी सोल्यूशन को अप्लाई किया, टूथब्रश की हेल्प से इसको साफ़ कर लिया और चकाचक हो गया।
अब हमारे जो शूज़ होते हैं ना, वो ख़ास करके बंद शूज़, उनमें स्मेल आती है। बहुत सारे आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आपने सिंपली कुछ भी नहीं है ना, तो जो भी घर में टैल्कम पाउडर पड़ा है ना, बच्चों का ये जॉनसन्स बेबी बहुत ही प्यारी स्मेल होती है, इसको थोड़ा सा डाल लें और ख़त्म स्मेल। इसके बाद ना हमारे जो बरसात में पराठा लवर्स होते हैं ना, कुछ पकौड़ा लवर्स होते हैं, समोसे लवर्स होते हैं, लेकिन जो पराठा लवर्स हैं ना, उनके लिए ये रेसिपी आप देख लें कि मैं कीमे के पराठे कैसे बनाती हूँ। आपको सारी इंग्रेडिएंट्स शो हो रही हैं स्क्रीन पर, आप देख लें अच्छे से। मेरी तो ये रेसिपी है, ये मटन के कीमे के पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने इसकी जो है बनाकर स्टफिंग रखी होती है, जिसके लिए मैं टिक्कियाँ भी बना के रख लेती हूँ, या इसको अगर पराठे बनाने हो तो बना के रख लेती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप पराठे फ्रीज़ भी करती हैं, प्लेन पराठे भी फ्रीज़ करती हैं और स्टफ़ पराठे भी करती हैं, तो आप इसका आइडिया दें। तो मैंने कहा चलो मौका भी है, दस्तूर भी है, बरसात है, तो चलें हम कीमे के पराठे बनाते हैं। और आपको साथ साथ मैं इनको स्टोर भी करके बता देती हूँ कि सिंपली आपको ये तो पता ही होगा कि स्टफिंग कैसे करते हैं। 2 पेड़े लेकर फिर इस तरह से उसको बस थोड़ा सा बेल लेना है, हमने ज़्यादा नहीं बेलना, हल्के हाथ से बेल के और लेयर करते जाना है। ये तो हमारे हो गए फ्रीज़। अब ये फ्रीज़ हुआ हुआ पराठा हम कुक कैसे करेंगे कि डायरेक्ट ही फ्रीज़र में से निकाल कर, मुझे किसी ने पूछा कि कितनी देर बाद पकाना है, फ़ौरी तौर पर आपने गर्म तवे के ऊपर रखना है। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयली साइड साइड से आपने करते जाना है और चिमटे से इस तरह से उसको थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि ये स्टिक ना करे। और बस इसको फ्लिप कर दें और अपने नीड के अकॉर्डिंग कम लगाना है घी तो कम लगा लें, ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा लगा लें, और बस ये आपका पराठा रेडी है। तो आप बरसात के मौसम में अगर इस पराठे को एंजॉय करेंगे ना साथ रायते के, तो मज़ा ही आने वाला है आपको। आए होप ये आपको आज का कंटेंट बरसात से रिलेटेड फिर से पसंद आया होगा। जिन लोगों को पसंद आया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, बेल आइकन भी दबा दें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये आज के हैक्स आपको पसंद आए या नहीं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।